स्वागत है इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12वीं के लिए भूगोल का जो है सेकंड मॉडल सेट। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट मॉडल सेट को हम डाल दिए हैं। आप लोग जाकर नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। चलिए सेकंड मॉडल सेट है। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था। तो आप लोग जानते हैं कि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुआ था। नीति आयोग का पूरा नाम पूछा जाए फ्रेंड्स तो आप लोग को पता होना चाहिए। नीति आयोग का जो फुल फॉर्म जो होता है नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, याद रखिएगा। और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। आप लोग जानते हैं नीति आयोग के पहले भारत में योजना आयोग काम करता था और योजना आयोग की स्थापना आप लोग याद रखिएगा 15 मार्च 1950 को किया गया था। और आप लोग जानते हैं ये भी कि योजना आयोग जो भी योजनाएं बनाता है उसे पंचवर्षीय योजना के नाम से जाना जाता था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का टाइम 1951 तक का था, जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि का विकास था। आप लोग जानते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और आप लोग ये भी जानते हैं कि योजना आयोग जो नीति आयोग से पहले काम करता था और इन आयोगों द्वारा बनाई गई योजना को, मतलब योजना आयोग द्वारा बनाई गई योजना को एनडीसी पास करती थी, राष्ट्रीय विकास परिषद। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि इनसेट का संबंध है। तो आपको हम बताएं हैं कि इनसेट का जो पूरा नाम है इंडियन सैटेलाइट सिस्टम है। ठीक है, यानी ये किससे संबंधित है फ्रेंड्स? तो उपग्रह संचार से संबंधित है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है। बताना है कि इन राज्यों में से कौन जो है कपास उत्पादन में अग्रणी है। तो आप लोग को पता होगा कि गुजरात जो है कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है। कपास को आप लोग जानते हैं उजला सोना कहा जाता है और कपास के उत्पादन में जो है गुजरात अग्रणी राज्य है। और आपको ये भी पता होगा कि कपास के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है वो काली मिट्टी होती है, इसलिए काली मिट्टी को कपासीय मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है तथा इसका दूसरा नाम रेगुर मृदा भी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है भारत में सबसे कम साक्षर राज्य है। तो आपको पता है कि भारत में सबसे कम साक्षर राज्य बिहार है। 2001 के डेटा के अनुसार बताए थे कि 47% बिहार की साक्षरता दर है। और 2011 के जो है डेटा के अनुसार बताए थे बिहार का साक्षरता दर 61.80% है। 61.80% है। ठीक है, और पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा केरल है। कौन सा है फ्रेंड्स? केरल है, जिसका साक्षरता दर जो है 93.91% है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो भारत में सबसे अधिक केरल और सबसे कम बिहार। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मेगालोपोलिस का अर्थ क्या है। मेगालोपोलिस का अर्थ क्या है? तो आप लोग जानते हैं मेगालोपोलिस का अर्थ जो है मेगा सिटी से है। इसका अर्थ क्या होता है? मेगा सिटी होता है। क्या होता है? मेगा सिटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है कि आयुलिंग पिरामिड का संबंध है। तो आपको पता है कि आयुलिंग पिरामिड का संबंध किससे है? तो आप लोगों को बताया है कि पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या से जो है संबंधित है आयुलिंग पिरामिड। आपको पता होगा कि आयुलिंग पिरामिड में हमेशा जो है बाएं तरफ कौन होते हैं? पुरुष होते हैं। तो तथा दाहिने तरफ कौन होती है? स्त्रियां होती है। बाएं तरफ पुरुष होते हैं तथा दाहिने तरफ कौन होती है? स्त्रियां होती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। और आपको ये भी पता है कि आयुलिंग पिरामिड स्त्री और पुरुषों के अनुपातों को बताता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है निम्न में से कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है। तो आपको पता है कि वकील भी एक पेशेवर सेवा है, नाई भी एक पेशेवर सेवा है, धोबी भी एक पेशेवर सेवा है। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि नियतिवाद के विचारक थे। तो आपको पता होगा कि नियतिवाद के विचारक इनमें से कौन थे। तो नियतिवाद के विचारक बताए थे, याद रखना है कि रेडजेल, रिटर और हम्बोल्ट। तो हम्बोल्ट भी दिया है, रिटर भी दिया है। याद रखिएगा कि कांट भी जो थे नियतिवाद विचार के समर्थक थे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से सभी, याद रखिएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो आप लोग जानते हैं कि इनमें से कौन एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो देखिए सबसे कम जहां आबादी रहता हो वो बताना है इन क्षेत्रों में से। तो आपको पता है कि ध्रुवीय जो प्रदेश है उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के आसपास वाला जो क्षेत्र, यहाँ पर बहुत विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। यहाँ बहुत कम जनसंख्या निवास करती है। और उसके बाद तो आप लोग जानते हैं आटाकामा मरुस्थल जो है चिली में है।
ठीक है। और दक्षिण पूर्व एशिया के बारे में जानते हैं आप लोग कि दक्षिण पूर्व एशिया में जो है म्यांमार, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम जैसे देश स्थित हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में याद रखिएगा फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार जैसे देश स्थित हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न पूछा गया है कि सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या निम्नलिखित में से किस महादेश में है। पूछा गया है कि सबसे अधिक सड़क का घनत्व भी बताना है और सबसे अधिक वाहन किस महादेश में है। तो देखिए उत्तरी अमेरिका में है। किस में है फ्रेंड्स? तो उत्तरी अमेरिका में है सबसे अधिक सड़क का घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है। बताना है कि किन देशों में जो है जनसंख्या का आकार सबसे बड़ा होता है। देखिए जब मृत्यु दर सबसे निम्न होता है ना तो जनसंख्या उस देश में जनसंख्या का आकार जो होता है बड़ा होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम बताइए। तो आप लोग जानते हैं कि 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम कौन सा है फ्रेंड्स? सिंगापुर है। सिंगापुर की राजधानी याद रखिएगा फ्रेंड्स, सिंगापुर नगर है, सिंगापुर सिटी जिसे कहा जाता है। और देखिए आपको पूछा जाए कि सिंगापुर का मुद्रा क्या है तो बताइएगा डॉलर। कौन सा? डॉलर। और अमेरिका का भी डॉलर है, लेकिन इंग्लैंड का याद रखिएगा पाउंड है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। तो आप लोग जानते हैं इनमें से किस भाषा परिवार की संख्या सबसे कम है। तो आप लोग जानते हैं चीनी तिब्बती परिवार, चीनी तिब्बती जो है भाषा परिवार की संख्या सबसे कम है। और दूसरे नंबर पर याद रखिएगा आस्ट्रिक भाषा परिवार की संख्या सबसे कम है। तो सबसे कम पूछा जाए तो चीनी और उससे कम पूछा जाए तो आस्ट्रिक भाषा परिवार की संख्या सबसे कम है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि केरल में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है। देखिए केरल में साक्षरता दर जो बताए हैं, ये जो डेटा बताए हैं याद रखिएगा, इसमें से नहीं दिया है। याद रखिएगा केरल में जो साक्षरता दर है 93.91% है और ये भारत का सबसे अधिक साक्षर वाला राज्य है। सबसे कम साक्षर जो है बिहार है। चलिए अगला देखिए। विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है। बताना है कि कौन सा ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है। तो आप लोग जानते हैं कि अमेजन बेसिन में जो है व्यापारिक अनाज उत्पादन कृषि नहीं की जाती है। अमेजन बेसिन क्या है? तो अमेजन नदी और उसकी सहायक नदियों से बनाया गया ये बेसिन है जहाँ पर जंगल ही जंगल है। यहाँ पर व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है। याद रखिएगा प्रेयरी क्षेत्र के बारे में आप लोग जानते हैं कि प्रेयरी क्षेत्र है या प्रेयरी जो घास है वो उत्तरी अमेरिका महादेश में है। और पम्पास आपको पता होगा कि दक्षिणी अमेरिका महादेश में उपस्थित घास वाला क्षेत्र है। और स्टेपिस क्षेत्र आपको पता होगा कि मध्य यूरोप तथा पूर्वी एशिया वाला क्षेत्र है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। प्रश्न पूछा गया है कि दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है। बताना है इसमें से कि दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन सा है। तो आपको पता होगा कि तालाब है। क्या है फ्रेंड्स? तालाब है। और पूछा जाए भारत में सबसे अधिक तालाबों से सिंचाई कहाँ किया जाता है तो तमिलनाडु बताना है। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है। तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को फेजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? फेजेंडा कहा जाता है। और विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन ब्राज़ील ही करता है। और याद रखिएगा कि ब्राज़ील में जो है सबसे ज़्यादा गन्ना का भी उत्पादन किया जाता है और कॉफ़ी का भी उत्पादन किया जाता है। कॉफ़ी के बारे में याद रखिएगा कॉफ़ी की भारत में 3 किस्में हैं, अरेबिका, लिबेरिका और रोबस्ता। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन पूछा जाए तो कर्नाटक करता है। और कर्नाटक का बाबूदन की पहाड़ी पर जो है कॉफ़ी की खेती की जाती है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है मिल्पा के बारे में आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि स्थानांतरित कृषि को मैक्सिको में मिल्पा कहा जाता है। और लदांग जो है फ्रेंड्स याद रखिएगा, लदांग इंडोनेशिया और मलेशिया में स्थानांतरित कृषि को लदांग कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि किम्बरले क्यों विश्वविख्यात है। देखिए किम्बरले जो है दक्षिण अफ्रीका का एक क्षेत्र है
जो कि किसके लिए, हीरा के लिए विश्व विख्यात है। किम्बरले जो है एक ऐतिहासिक हीरा की खान के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और किम्बरले जो है दक्षिण अफ्रीका का क्षेत्र है जो कि हीरा के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका का ही एक क्षेत्र है जोहान्सबर्ग, जो कि हीरा और सोना दोनों के लिए प्रसिद्ध है। हीरा और सोना दोनों के लिए प्रसिद्ध है जोहान्सबर्ग, जो कि दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है। कौन सा फ्रेंड्स, जोहान्सबर्ग जो है दक्षिण अफ्रीका का एक सबसे बड़ा शहर है। और इसकी राजधानी पूछा जाए तो बताइएगा कि केप टाउन है। कहाँ है फ्रेंड्स, केप टाउन है दक्षिण अफ्रीका का। तो याद रखिए यहाँ से 3 प्रश्न। हीरा का जो है, हीरा के लिए किम्बरले प्रसिद्ध है, किम्बरले दक्षिण अफ्रीका में है। और सोना और हीरा दोनों के लिए प्रसिद्ध दक्षिण अफ्रीका का ही एक क्षेत्र है जोहान्सबर्ग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है कि निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी क्रिया है जिसमें सबसे अधिक लोग ग्रामीण अधिवास के लोग काम करते हैं। तो आपको एकदम ये अच्छे से पता होगा कि कौन सा क्षेत्र है फ्रेंड्स, प्राथमिक क्षेत्र है। कौन सा, प्राथमिक क्षेत्र है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश बताना है। तो ये आपको अच्छे से पता है कि विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन चीन करता है। कौन करता है फ्रेंड्स, चीन करता है। और भारत में पूछा जाए तो कौन करता है फ्रेंड्स, गुजरात करता है। कपास क्या है, तो सूती वस्त्र के लिए क्या करता है, कच्चा माल उपलब्ध करता है। कपास से रुई तैयार किया जाता है और रुई से सूती वस्त्र बनाया जाता है। और भारत में सबसे अधिक कपास का उत्पादन गुजरात करता है। कपास को याद रखिएगा उजला सोना कहा जाता है तथा कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है, इसीलिए काली मिट्टी को कपासीय मृदा के भी नाम से जाना जाता है। और काली मिट्टी का दूसरा नाम जो है रेगुर मृदा है। भारत में याद रखिएगा कि पहला सफल सूती वस्त्र मिल 1854 में स्थापित किया गया था मुंबई में काबसजी नानाभाई डाबर के द्वारा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है। बताना है कि इन देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है। तो पहले समझिए कि सहकारी कृषि क्या होता है। तो देखिए सहकारी कृषि क्या होता है, सहकारी कृषि उस व्यवस्था से होता है जिसमें किसान क्या होता है, अपनी भूमि का स्वामी बना ही रहता है, परंतु कृषि कार्य संबंधित जो कार्य है वो अन्य लोगों के साथ मिलकर करता है। और जो लाभ प्राप्त होता है उसके उस कृषि से वो आपस में बांट लेता है। तो इस प्रकार की कृषि को हम लोग सहकारी कृषि कहते हैं। इसमें मालिक के साथ साथ सारे मजदूर का भी भागीदारी होता है, उतना ही लाभ होता है, तो सभी लोग उसमें आपस में बांट लेते हैं। तो सहकारी कृषि का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है, तो अच्छे से याद रखिएगा डेनमार्क में किया गया है। कहाँ किया गया है फ्रेंड्स, डेनमार्क में किया गया है, जहाँ की राजधानी कोपेनहेगन है, कोपेनहेगन है, ठीक है। उसी तरह नीदरलैंड की राजधानी याद रखिएगा एम्स्टर्डम है, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है। बताना है कि इनमें से कौन सी एक एकल कृषि नहीं है। तो मिश्रित कृषि नाम में ही छिपा है कि क्या है, मिश्रित कृषि जो है एकल कृषि नहीं है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि मेसाबी श्रेणी का संबंध किससे है। तो आप लोग जानते हैं मेसाबी श्रेणी जो है यूएसए में है। और मेसाबी यूएसए की कुछ खाने याद रखिए, कुछ श्रेणी याद रखिए जहाँ से प्रश्न पूछे जाता है। अमेरिका में जो है मेसाबी श्रेणी भी है, वर्मिलियन श्रेणी भी है, याद रखिएगा वर्मिलियन श्रेणी भी है, सनायु भी है। कौन है फ्रेंड्स, सनायु भी एक श्रेणी है। और एक याद रखिएगा गोगेबिक, फिर कौन सा, गोगेबिक जो श्रेणी है ये भी। तो मैसाबी, गोगेबिक, वर्मिलियन, सनायु ये अमेरिका का जो है एक खान है जहाँ से लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है, याद रखिएगा। तो मैसाबी श्रेणी किससे संबंधित है, लौह अयस्क से संबंधित है, ठीक है। तो ये आपको याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला पूछा है कि बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त की जाती है। तो आप लोग जानते हैं बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है और इसे एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। किससे, एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है बॉक्साइट से। आपको पता होगा कि भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन उड़ीसा करता है। कौन करता है, उड़ीसा करता है। भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन उड़ीसा करता है। नालको और बालको जो है ये उड़ीसा का ही एक दो
एल्युमिनियम संयंत्र प्रगलन संयंत्र हैं, ठीक है। तो बक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए, एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम का सबसे अधिक उत्पादन उड़ीसा करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। बताना है इसमें से कि कौन जो है द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। देखिए मछली पकड़ना, लोह प्रगलन, वस्त्र निर्माण, टोकरी बनाना। तो देखिए आपको पता होगा कि निर्माण संबंधित जो चीज़ें है वो सब द्वितीय क्रियाकलाप में आती है। तो लेकिन मछली पकड़ना जो है ये प्राथमिक क्रियाकलाप का भाग है, द्वितीय क्रियाकलाप का भाग नहीं है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न पूछा गया है कि उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलाप को क्या कहा जाता है। उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा चतुर्थ क्रियाकलाप कहा जाता है, चतुर्थ क्रियाकलाप कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं। तो आप सोचकर भी इसका जवाब दे सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो पर्यटक जाते हैं वो यूरोप में जाते हैं। कहाँ जाते हैं फ्रेंड्स, यूरोप में जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितने हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितने हैं, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा 8 है। और भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूछा जाए, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूछा जाए तो तारापुर याद रखिएगा। कौन सा फ्रेंड्स, तारापुर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है और इसकी स्थापना 1969 में किया गया था। 1969 में तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना किया गया था और भारत में कुल ऊर्जा स्टेशनों की संख्या 8 है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है। तो आपको पता है कि उत्तर अटलांटिक मार्ग जो जोड़ता है उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है, उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है, उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है। और आप लोग को पता होगा कि प्रशांत महासागर के बाद दूसरा बड़ा महासागर जो है अटलांटिक महासागर है। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है। तो आप लोग जानते हैं संदेशों का आदान प्रदान करने की क्रिया संचार कहलाती है। क्या कहलाती है, संचार कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न पूछा गया है कि भारत एक सदस्य है। बताना है कि भारत इसमें से किस संस्था का सदस्य है, ठीक है। तो देखिए आप आसियान के बारे में जानते हैं, ओपेक के भी बारे में जानते हैं, साफ्टा के भी बारे में जानते हैं। तो चलिए बताते हैं एक कर। तो भारत जो सदस्य है वो साफ्टा का है। किसका है फ्रेंड्स, तो साफ्टा का जो है भारत क्या है, सदस्य है। समझिए साफ्टा क्या है। देखिए साफ्टा का पूरा जो नाम होता है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। इसका नाम जो इसका पूरा फुल फॉर्म जो होता है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, इसका पूरा नाम होता है। इसका हिंदी जो पूरा नाम होता है दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र होता है। इसका दक्षिण में नाम मतलब कि इसका हिंदी जो नाम होता है दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र होता है, मुक्त व्यापार क्षेत्र होता है साफ्टा। और इसका सदस्य है भारत। याद रखिएगा कि साफ्टा की स्थापना याद रखिएगा कि 1993 में किया गया है। 1993 में साफ्टा की स्थापना, अप्रैल 1993 में इसका स्थापना किया गया है साफ्टा का, ठीक है। तो साफ्टा के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया कि साफ्टा का पूरा नाम क्या है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, यानी कि दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र। और इसका मुख्यालय पूछा जाए तो जकार्ता है। कहाँ है फ्रेंड्स, जकार्ता जो है इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना पूछा जाए तो 1993 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा अप्रैल 1993 में। और भारत इसका सदस्य है। अब देखिए आसियान क्या है। तो देखिए आसियान के बारे में बताते हैं, समझिए ठीक से। देखिए आसियान को हम लोग, इस आसियान का जो पूरा नाम होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना जो है फ्रेंड्स 6 अगस्त, कितना फ्रेंड्स, 6 अगस्त 1967 को हुआ था। 6 अगस्त 1967 को
एशियान की स्थापना हुआ था। इसका पूरा नाम जो है, याद रखिएगा, इसका जो पूरा नाम जो होता है दक्षिण पूर्व दक्षिण पूर्व दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन इसका हिंदी नाम होता है। और इसकी स्थापना 6 अगस्त 1967 को हुआ था। और इसकी मुख्यालय जो है थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, कहाँ है इसका मुख्यालय? बैंकॉक है। कहाँ है फ्रेंड्स? बैंकॉक है। एशियान का मुख्यालय बैंकॉक है। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1967 को हुआ था। और एशियान का पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है। इसका हिंदी नाम दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन होता है। याद रखिएगा आसियान के बारे में। उसी तरह ओपेक के बारे में याद रखिए। ओपेक का जो है पूरा नाम आप लोग जानते हैं। ओपेक का जो पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि पेट्रोलियम उत्पादक राष्ट्रों का संगठन, पेट्रोलियम निर्यातक राष्ट्रों का संगठन इसका हिंदी नाम है। और इसका स्थापना सितंबर 1960 में किया गया था। याद रखिएगा, ये जितना संगठन बता रहे हैं ये सारे संगठन पूछा जाता है, तो इसका स्थापना सितंबर 1960 में किया गया था। और इसका मुख्यालय वियना है। कहाँ है फ्रेंड्स? वियना है। तो चलिए पहले इसका राइट आंसर जान जाइए कि भारत एक सदस्य किसका है? साफ्टा का एक सदस्य है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, इसका जवाब सुनिए। हम जानते हैं कि भारत की अधिवास की लघुत्तम इकाई है। तो आप लोग जानते हैं कि अधिवास यानी आवास या निवास की जो लघुत्तम इकाई है वो क्या होता है? पल्ली होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? छोटे गांव को क्या कहते हैं? पल्ली कहते हैं। तो अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या होती है? पल्ली होती है। याद रखिएगा क्या होती है? पल्ली होती है। ठीक है। अगला देखिए प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? तो किसी झील के चारों ओर बसा गांव जो है वो वृत्ताकार प्रतिरूप में आएगा। कैसा आएगा फ्रेंड्स? वृत्ताकार या निहारिकीय प्रतिरूप में आएगा। किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? निहारिकीय या वृत्ताकार प्रतिरूप में आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न पूछा गया है कि ग्रिफिथ टेलर के अनुसार नगरों के विकास की अवस्था है। ये बताइए कि ग्रिफिथ टेलर के अनुसार नगरों के विकास की अवस्थाएं हैं, कितनी अवस्थाएं हैं? तो ये याद रखिएगा कि ग्रिफिथ टेलर के अनुसार नगरों के विकास की अवस्थाएं 7 है। कितनी है? 7 है। इसका व्याख्या हम लोग करवा दिए हैं। आगे देखिए ग्रिफिथ टेलर से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, इसको याद रखिए। पहले तो ये याद रखना है कि ग्रिफिथ टेलर के अनुसार नगरों के विकास की अवस्थाएं 7 है। दूसरा याद रखना है इनका एक पुस्तक, कौन सा फ्रेंड्स? जियोग्राफी इन 20th सेंचुरी। जियोग्राफी याद रखिएगा, जियोग्राफी इन 20th सेंचुरी याद रखिएगा। ये किसके द्वारा लिखा गया है? जियोग्राफी इन 20th सेंचुरी, ये ग्रिफिथ टेलर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। उसके बाद एक और बात याद रखिएगा कि आप लोग जानते हैं कि नव निश्चयवाद के प्रवर्तक और विचारक, प्रवर्तक और समर्थक ग्रिफिथ टेलर ही थे। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक और समर्थक कौन थे? ग्रिफिथ टेलर ही थे। और आपको ये भी पता है कि नव निश्चयवाद को मध्यम मार्ग तथा रुको तथा जाओ के विचारधारा के भी नाम से जाना जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो ग्रिफिथ टेलर थे एक अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे। तो इतना प्रश्न याद रखना है। पहला कि ग्रिफिथ टेलर का बुक याद रखना है, जियोग्राफी इन 20th सेंचुरी। और दूसरा याद रखना है कि ये नव निश्चयवाद विचारधारा के प्रवर्तक समर्थक भी थे। और याद रखना कि नव निश्चयवाद विचारधारा को हम लोग रुको और जाओ विचारधारा के भी नाम से जानते हैं। और ये अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? इन राज्यों में से बताना है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो आपको अच्छे से पता होगा कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। कौन है फ्रेंड्स? उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य। और सबसे कम पूछा जाए तो सिक्किम, सबसे कम पूछा जाए तो कौन सा होगा फ्रेंड्स? सिक्किम होगा। क्या होगा? सिक्किम होगा। याद रखिएगा, सबसे कम याद रखिएगा कौन सा होगा? सिक्किम होगा। और सबसे अधिक उत्तर प्रदेश होगा। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश पूछा जाए तो चीन होगा। और भारत में पूछा जाए तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश होगा और सबसे कम सिक्किम होगा। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है?
तो भारत में राज्यों की कुल संख्या याद रखिएगा 28 है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसे तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछते रहता है कि भारत में राज्यों की कुल संख्या कितना है, 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना है, तो 8 है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन 2011 की भारत की 2011 का भारत की जनसंख्या बताना है। 2011 में भारत की जनसंख्या कितना था। तो आपको पता है कि 2011 में भारत की जनसंख्या 121 करोड़ था। कितना था, 121 करोड़ था। और 2001 में कितना था, तो 2001 का भी आपको पता होगा कि 102 करोड़ था। कितना था फ्रेंड्स, 102 करोड़ था। और 11 में 121 करोड़, ठीक है। और भारत विश्व में दूसरा स्थान है रखा है जनसंख्या के मामले में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 38 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है। तो आप सोचकर भी बता सकते हैं, मुंबई जो है सबसे जनसंख्या वाला मेगा नगर है। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यटक नगर है। ठीक है, इनमें से बताना है कि कौन जो है पर्यटन नगर है। तो आपको पता होगा कि इनमें से कौन पर्यटन नगर है। तो नैनीताल जो कि उत्तराखंड का है, नैनीताल, सातताल, राकसताल, भीमताल, ठीक है, ये सब जो है पर्यटन नगर है। और नैनीताल जो है उत्तराखंड में है और उत्तराखंड का एक पर्यटन नगर है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि 2001 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक में स्थान है। 2001 का छोड़िए, आप 2017 का बुक के अनुसार याद रखिए। 2017 में जो है ये मानव विकास सूचकांक में जो भारत का स्थान है 130वां है। कौन सा है फ्रेंड्स, 130वां है। देखिए मानव विकास सूचकांक के बारे में कुछ बातें याद रखिए। मानव विकास सूचकांक को यूएनडीपी संस्था क्या करती है, जारी करती है। कौन जारी करती है, यूएनडीपी संस्था, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसे कहा जाता है। मानव विकास सूचकांक को सबसे पहले तैयार किया था पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक, और इसको मतलब कि विचार दिया था पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक, और तैयार करने में भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन और पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक का योगदान है। आपको पता होगा कि मानव विकास सूचकांक के 3 सूचक है, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। और इसके पैमाना जो है 2 है, 0 से 1 के बीच। 0 के पास जो होता है विपन्न राष्ट्र माना जाता है और 1 के पास जो होता है उसे संपन्न राष्ट्र माना जाता है। ठीक है, अगला आप लोग ये भी जानते हैं कि मानव विकास सूचकांक के अनुसार जो है प्रथम स्थान पर नॉर्वे है। कौन है फ्रेंड्स, नॉर्वे देश है। नॉर्वे की राजधानी पूछा जाए तो ओस्लो है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। तो आप लोग जानते हैं प्रकीर्णित बस्तियां पाई जाती है, यानी प्रकीर्ण बस्तियां जो है जल अभाव वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है। बताना है कि फरीदाबाद जो है किस राज्य का एक शहर है। तो आपको पता होगा कि हरियाणा का एक शहर है फरीदाबाद। फरीदाबाद जो है हरियाणा का एक शहर है फरीदाबाद। ठीक है, जिला है। अगला बात करते हैं उदयपुर नगर किस राज्य में स्थित है। तो उदयपुर, तो आपको पता होगा कि उदयपुर जो है राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में जो है उदयपुर नगर स्थित है। ठीक है, फल एवं सब्जी प्रदेश का विस्तार भारत के किस देश में है, यानी किस प्रदेश में है फल एवं सब्जी का विस्तार। तो आपको ये पता होगा कि हिमाचल प्रदेश में जो है फल और सब्जी का जो है फल और सब्जी प्रदेश का विस्तार ही भारत के हिमाचल प्रदेश में है। अगला देखिए प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक भूमि उपयोग संवर्ग में नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मैदानी भूमि जो होगा, इसका उपयोग में हम लोग नहीं उपयोग उतना करते हैं, लेकिन प्रति कृषि और वन्य भूमि का उपयोग हम लोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि निम्न से कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भूमि निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है। तो आपको पता है कि मृदा लवणता। क्या इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, मृदा लवणता होगा। निम्न से कौन सा सिंचित क्षेत्र में भूमि निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है। तो मृदा लवणता में जो है भूमि सिंचित क्षेत्र में भूमि निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है। तो आपको पता होगा कि रोपण फसल में बताए थे चाय, कहवा, गन्ना, रबर, केला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चाय होगा। क्या होगा, चाय होगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा भूमि उपयोग संवर्ग में नहीं है। तो सीमांत भूमि जो है भूमि उपयोग संवर्ग में नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सी फसल निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है
तो बताना है कि कौन सी इसमें से खाद्य फसल है। देखिए भारत का प्रमुख खाद्य फसल पूछा जाए तो धान होगा यानी चावल होगा, और दूसरा क्या होगा, गेहूं होगा, दूसरा क्या होगा, गेहूं होगा, दूसरा गेहूं होगा, तीसरा याद रखना ज्वार होगा, तीसरा जो है फ्रेंड्स ज्वार होगा। भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल में चावल, गेहूं, ज्वार, उसके बाद याद रखिएगा कि इसमें से मक्का भी जो है एक खाद्यान्न फसल है। क्या है, खाद्यान्न फसल है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मक्का उत्पादन में, देखिए बता देते हैं यहाँ पर, रुकिए। देखिए याद रखिएगा, गन्ना उत्पादन में यूपी है, कॉफ़ी उत्पादन में कर्नाटक है, मक्का उत्पादन में, सॉरी, कॉफ़ी उत्पादन में भी कर्नाटक है और मक्का उत्पादन में भी कर्नाटक है। अगला देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी की जल का उपयोगिता सबसे अधिक है। सबसे ज़्यादा हम लोग प्रतिशत के हिसाब से नहीं पूछा है, पूछा है कि सबसे ज़्यादा जल का उपयोग किस नदी का हम लोग करते हैं, तो गंगा का। किसका उपयोग करते हैं, गंगा का हम लोग सबसे अधिक उपयोग कर लेते हैं। अगर प्रतिशत के हिसाब से पूछता है तो ताप्ती नदी बताना है फ्रेंड्स, कौन सा, ताप्ती नदी के जल का उपयोग हम लोग सबसे अधिक कर लेते हैं। उसके कुल जल का 97% का उपयोग हम लोग कर लेते हैं, याद रखिएगा प्रतिशत के हिसाब से। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न राज्यों में से किसमें कैगा नाभिकीय परमाणु ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। तो आपको पता है कि कैगा कर्नाटक में है, और गुजरात में सिक्का है, मुद्रा है, ककरापारा है, उसके बाद में महाराष्ट्र में तारापुर नाभिकीय तारापुर जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, और उत्तर प्रदेश में तो आपको पता होगा नरोड़ा है। कौन है, नरोड़ा, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रुकिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नोआमंडी लौह अयस्क क्षेत्र की स्थित है। तो आपको पता है नोआमंडी, किरीबिरू, ये जो लौह अयस्क जो क्षेत्र है वो झारखंड में है। नोआमंडी और किरीबिरू जो लौह अयस्क क्षेत्र है वो झारखंड में है। कहाँ है फ्रेंड्स, झारखंड में है। ठीक है, आपको पता होगा कि भारत में सबसे अधिक लोहा का उत्पादन कर्नाटक करता है, दूसरे में छत्तीसगढ़, और तीसरे में उड़ीसा, और चौथे में झारखंड करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा औद्योगिक अवस्थापना का एक कारण नहीं है। तो आप लोग जानते हैं कि इसमें से बाजार भी होना चाहिए, पूंजी भी होना चाहिए, ऊर्जा भी होना चाहिए, लेकिन जनसंख्या घनत्व की कोई जरूरत नहीं होती है। तो कौन सा औद्योगिक अवस्थापना का एक कारण नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा जनसंख्या घनत्व। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नगर है। बताना है इसमें से कि कौन एक औद्योगिक नगर है। तो आपको पता होगा कि जमशेदपुर जो है एक औद्योगिक नगर है। यहाँ पर 1907 में भारत का पहला सफल इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था जमशेदजी टाटा के द्वारा स्थापित किया गया था जमशेदपुर में। ठीक है, 1907 में टिस्को की स्थापना किया गया था। उसी तरह आपको पता होगा कि वाराणसी के बारे में बात किया जाए, वाराणसी जो है ये यूपी का एक क्षेत्र है जो कि गंगा के किनारे स्थित है। सिंगापुर के भी बारे में आप लोग जानते हैं, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। उसी प्रकार कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की एक राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। अगला पूछा गया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। तो पूछा गया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। तो कोलकाता में है, अर्थात वो पश्चिम बंगाल में है। कोलकाता में है अर्थात पश्चिम बंगाल में है। यहीं पर पूछा जाए कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य, कहाँ पर है। तो दिल्ली में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है फ्रेंड्स, नई दिल्ली में है। कहाँ है, नई दिल्ली में है। उसी तरह पूछा जाए कि बताइए सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो गुजरात में है। और गुजरात के किस जिला में है, तो अहमदाबाद में है। कहाँ है फ्रेंड्स, गुजरात के अहमदाबाद में है। तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा दिल्ली में, और सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुजरात के अहमदाबाद में। उसी तरह याद रखिएगा कि कैंपोगोरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। कैंपोगोरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। तो इस प्रश्न के अनुसार इसका जवाब क्या होगा, तो कलकत्ता होगा, यानी पश्चिम बंगाल होगा। क्या होगा, पश्चिम बंगाल में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है। तो मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है, तो पंजाब में स्थित है, जिसका मुख्यालय कहाँ है, सॉरी राजधानी कहाँ है, चंडीगढ़ है। तो कहाँ इसका राइट आंसर क्या क्या होगा, चंडीगढ़ होगा। क्या होगा, चंडीगढ़। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नांकित में से कौन सा शहर ग्रांड ट्रंक सड़क पर स्थित नहीं है। इसमें से कौन सा मतलब कि शहर जो है वो ग्रांड ट्रंक पर स्थित नहीं है। तो चलिए हम इसके बारे में बताते हैं कि ग्रांड ट्रंक पर उपस्थित शहरों का नाम, उसके बाद हम लोग बताते हैं कि इसमें से कौन नहीं है। देखिए ग्रांड ट्रंक जो है, पहले ग्रांड ट्रंक शहर के बारे में, सड़क के बारे में जान लीजिए। तो ग्रांड ट्रंक जो सड़क है इसका निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया था।
शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया था। यह भारत का सबसे पुराना सड़क है। ग्रांड ट्रंक रोड भारत का सबसे पुराना सड़क है। इसे संक्षिप्त में जीटी रोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीटी रोड भी कहते हैं। इसका विस्तार भारत में जो है कलकत्ता से दिल्ली है, दिल्ली से अमृतसर है। कलकत्ता से जो दिल्ली है इसे NH2 कहते हैं। क्या कहते हैं? NH2। और दिल्ली से जो अमृतसर है इसे NH1 कहते हैं। क्या कहते हैं? NH1 कहते हैं। आपको ये भी पता होगा कि ग्रांड ट्रंक जो रोड है ये NH2 और NH1 के रूप में फैला हुआ है। ठीक है। अब अगला बात करते हैं कि ग्रांड ट्रंक रोड जो है सड़क है, इसके किनारे कौन कौन सा महत्वपूर्ण शहर है। तो अमृतसर याद रखिएगा, जालंधर याद रखिएगा, कन्नौज याद रखिएगा, अंबला, कानपुर, इलाहाबाद, मोहानिया, सासाराम, आसनसोल, धनबाद, औरंगाबाद, दुर्गापुर, हावड़ा, पानगढ़, लखनऊ, ये सब जो है ये जीटी रोड के किनारे स्थित है। लखनऊ भी है, दुर्गापुर है, आसनसोल भी है, धनबाद भी है, औरंगाबाद भी है, सासाराम भी है, मोहानिया भी है, मुगल सराय भी है, वाराणसी भी है, इलाहाबाद भी है, कानपुर भी है, कल्याणपुर भी है, अम्बला भी है, जालंधर भी है और अमृतसर भी है। तो इसमें इसका बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा कि इसमें से जो है ये लखनऊ जो है, लखनऊ जो होगा जो है इस लखनऊ के किनारे स्थित नहीं है। लखनऊ जो है जीटी रोड के किनारे स्थित नहीं है। बाकी इलाहाबाद भी है और कानपुर भी है, वाराणसी भी है, यूपी का जीटी रोड के किनारे स्थित है, लेकिन लखनऊ नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 4 किन्हें मिलाता है। तो आपको पता होगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो है 4 ये जो है चेन्नई को मुंबई से मिलाता है या मुंबई को चेन्नई से मिलाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 जो है चेन्नई को मुंबई से मिलाता है और ये जो है मुंबई, पुणे, बेंगलोर होते हुए चेन्नई को मिलाता है। मुंबई, पुणे होते हुए कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर होते हुए ये चेन्नई को मिलाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4। चलिए अब एक एक करके सबके बारे में विस्तार देख लेते हैं। देखिए NH1 का विस्तार याद रखिएगा, कलकत्ता से दिल्ली से अमृतसर। NH2 का विस्तार आपको पता होगा कि कलकत्ता से दिल्ली। NH3 का विस्तार आपको पता होना चाहिए कि कटारी जो बॉर्डर है अटारी जो बॉर्डर है, अटारी बॉर्डर से लेकर हिमाचल प्रदेश के मनाली होते लेह तक ये जाता है। कहाँ तक जाता है? अटारी से लेह तक जो है NH3 का विस्तार है। उसी तरह NH4 का विस्तार चेन्नई से मुंबई तक है। चेन्नई से मुंबई तक है। मुंबई, पूना, बेंगलोर होते हुए चेन्नई तक नेशनल हाईवे 4 जाता है। और भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा जाए तो NH44 है। कौन है? NH44 से सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। समझ में आया? चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि पूरब पश्चिम गलियारा जोड़ता है। तो आपको पता है कि पूरब पश्चिम गलियारा असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से जोड़ता है। पूरब पश्चिम गलियारा असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से जोड़ता है। उसी तरह देखिए 60 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि उसी तरह उत्तर दक्षिण गलियारा भी याद रखिएगा कि श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है और पूर्व पश्चिम गलियारा असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से जोड़ता है। उसी तरह देखिए निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। इसमें से बताना है कि कौन सी एक सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। तो आपको पता होगा कि इन चारों नदियों में से सबसे अधिक प्रदूषित नदी जो है यमुना है। कौन है फ्रेंड्स? यमुना है। और यमुना के बारे में तो लोग अच्छे से जानते हैं कि यमुना के किनारे ही आगरा स्थित है, दिल्ली स्थित है, नोएडा स्थित है और नोएडा के बाद में आगरा, दिल्ली, नोएडा जो है यमुना नदी के ही किनारे स्थित है। कानपुर गंगा के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। तो ये सब स्थित है। ठीक है। और सबसे प्रदूषित नदी पूछा जाए तो साबरमती होगा। कौन होगा फ्रेंड्स? साबरमती होगा। लेकिन ऑप्शन में जो है सबसे यमुना है। और भारत की दूसरी नंबर की प्रदूषित नदी पूछा जाए तो यमुना होगा। सब दूसरी नंबर पर कौन है? यमुना। पहले नंबर पर साबरमती है जो कि जयसमुंदर झील से निकलती है राजस्थान के। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है, रुकिए, देखिए प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में उसके कृषि क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत नहर सिंचाई के अंतर्गत आता है। तो नहर सिंचाई वहाँ सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो आपको पता होगा कौन सा है फ्रेंड्स? उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक नहर से सिंचाई किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे कम मिट्टी ढोने वाली नदी है। तो कौन सी नदी है? सतलज नदी जो है भारत में सबसे कम मिट्टी ढोने वाली नदी है और ये राकसताल झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? राकसताल झील से निकलती है। यमुना यमुनोत्री से निकलती है, गंगा गंगोत्री से निकलती है और गोदावरी नासिक से निकलती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।
प्रश्न पूछा गया है तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस राज्य में है। तालाब द्वारा तभी बताए हैं कहाँ है, तमिलनाडु में है। कहाँ है फ्रेंड्स, तमिलनाडु में तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो आपको पता है कि विजयनगर इस्पात केंद्र जो है कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। विजयनगर इस्पात केंद्र जो है कर्नाटक में स्थित है। इसकी स्थापना 1993 में किया गया था। इसकी स्थापना 1993 में किया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। तो आपको पता होगा कि सबसे प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था तारापुर में। और भारत में कुल परमाणु ऊर्जा स्टेशनों की संख्या कितना है, 8 है। और पहला तारापुर में स्थापित किया गया था। नरोड़ा तो आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है। और राणा प्रताप सागर जो है ये राजस्थान में है। कलपक्कम थर्मल पावर प्लांट जो है ये तमिलनाडु में है। और तारापुर तो महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। और भारत में कुल परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना संख्या कितना है, 8 है। और पहला जो है तारापुर में स्थापित किया गया था। नरोड़ा वाला जो है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थापित किया गया है। उसी तरह कलपक्कम जो है तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नरोड़ा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है। तो आपको पता होगा कि इसमें से नरोड़ा जो है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। नरोड़ा जो है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। और ये जो है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि सेलम संबंधित है। सेलम क्या है, तो आप लोग जानते हैं सेलम जो है तमिलनाडु में स्थित है, जो कि लौह इस्पात उत्पादन से संबंधित है। लौह इस्पात उत्पादन से संबंधित है। नोएडा किस राज्य में स्थित है। तो आपको पता होगा कि नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इसी नोएडा के किनारे जो है यमुना नदी है। ठीक है, यमुना नदी के किनारे ही नोएडा है। अगला देखिए प्रश्न पूछा गया है कि संरक्षण की दृष्टि से तांबे के स्थान पर किस धातु का उपयोग किया उचित है। संरक्षण की दृष्टि से तांबे के स्थान पर किस धातु का उपयोग उचित है। तो आप लोग जानते हैं एल्युमिनियम का उपयोग उचित है। ठीक है, एल्युमिनियम के अयस्क के नाम बॉक्साइट है। उसी तरह नवेली में खनन किया जाता है। तो आप लोग जानते हैं लिग्नाइट कोयला का खनन नवेली में किया जाता है। नवेली कहाँ है, ये तमिलनाडु में है नवेली। और यहाँ पर जो है लिग्नाइट कोयले का खनन किया जाता है। आप लोग जानते हैं कोयले के 4 प्रकार हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। और इन जितने भी प्रश्न को हम डाल रहे हैं आप लोग देखें और इसको उतारें और याद करें। ठीक है, ये सारे प्रश्न जो है 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट